चलो बेटा ना, प्रीवियस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ये फैक्टर्स से हमें स्टार्ट करना था बेसिकली, है ना। तो आइए इसी से स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान करिएगा, मैंने आपको बोला हुआ है 6 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं हमेशा एग्जाम में, जिनमें से पहला क्वेश्चन होता है बेटा लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, दूसरा क्वेश्चन होता है टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, तीसरा होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, चौथा होता है डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट। याद करिएगा, जब भी ईए का क्वेश्चन आएगा, ध्यान सुनना, जब भी ईए का क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लो पीरियड या ग्रुप कुछ भी है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो ध्यान सुनिएगा, इनमें से ऑर्डर बनाने के पहले सबसे पहला काम आपको जो करना है वो क्या करना है बेटा, आपको सेपरेट करना होगा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस को। हमेशा जब भी आप ये का ऑर्डर बनाने जा रहे हो, हमेशा एंडोथर्मिक को ऑर्डर में कहां रखना है, पीछे, और एक्सोथर्मिक को ऑर्डर में कहां रखना है, आगे। क्यों एंडोथर्मिक को पीछे रखना है? क्योंकि एंडोथर्मिक वो है जो इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं दिखाते, और एक्सोथर्मिक वो है जहां पर खुद ब खुद अट्रैक्शन होता था। जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। और याद करिएगा, जब ई का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो डेल्टा एच ई जी का वैल्यू नेगेटिव होगा। हाँ, जब ये मोर पॉजिटिव होगा तो ये मोर नेगेटिव होगा। इस तरह की बात हमने करी है। अभी हम लोग ट्रेंड क्या पढ़ेंगे कि लेफ्ट टू राइट जाने पर ई का वैल्यू बढ़ता है। ई का वैल्यू बढ़ता है मतलब हम लोग किसकी बात करेंगे, पॉजिटिव ई की। ये का मतलब क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन के लिए लव, और मैंने बोला था लव होगा तो पॉजिटिव होगा वरना नहीं होगा। तो जब भी ईए के बारे में बात की जाएगी ना कि ईए बढ़ रहा है, तो आपको ये मान के चलना है कि ईए के कौन से वैल्यू की बात हो रही है, पॉजिटिव वैल्यू की बात हो रही है। और अगर कहीं पर ईए का पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगा तो डेल्टा एच ई जी का नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगा। डाउन द ग्रुप जाने पर हम बोलेंगे ईए कम होगा, तो मतलब हम किसकी बात करेंगे, ईए का पॉजिटिव वैल्यू कम होगा, और ईए का अगर पॉजिटिव वैल्यू कम होगा तो डेल्टा एच ई जी का नेगेटिव वैल्यू कम होगा। जब ईए पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, जब ईए पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा। मोर के साथ मोर ही आएगा और लेस के साथ लेस ही आएगा। आइए इस पे बात करते हैं। पहला फैक्टर देखिएगा, आपको सबसे पहले एंडो और एक्सो को सेपरेट कर लेना है। एंडो और एक्सो को सेपरेट करा तो एंडो ऑर्डर में कहां चले जाएगा, पीछे, और एक्सो ऑर्डर में कहां चले जाएगा, आगे। और एंडो का ऑर्डर पिछली क्लास में हमने बनाया था, नेहा बहन, अब वो ऑर्डर खत्म हो गया। अब एक्सो के ऑर्डर में क्या करना है, एक्सो के ऑर्डर में आपको जो फैक्टर यूज करना है वो फैक्टर कौन सा होगा, जेड इफेक्टिव, है ना। सिर्फ एक्सो के लिए हमें क्या करना है, यूज जेड इफेक्टिव। अब मुझे बताओ, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है कि कम होता है बेटा, बढ़ता है। और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो न्यूक्लियस आने वाले इलेक्ट्रॉन को जल्दी अट्रैक्ट करेगा या बाद में अट्रैक्ट करेगा, जल्दी। और इलेक्ट्रॉन के लिए जितना ज्यादा अट्रैक्शन, ये भी उतना ही ज्यादा, क्योंकि ये क्या डिफाइन करता है, आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन। तो बेटा यहां पर डाउन द ग्रुप, सॉरी लेफ्ट टू राइट जब आप जाओगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ने के साथ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ने के साथ साथ ये भी बढ़ता जाएगा। तो ये आपको ट्रेंड मिल गया कि लेफ्ट टू राइट जाने पर ये बढ़ रहा होगा। डाउन द ग्रुप की बात करें, टॉप टू बॉटम जाने पर याद करिए हमारे पास जो फैक्टर है वो कौन है बेटा, रेडियस। टॉप टू बॉटम जाने पर शेल नंबर बढ़ता है, शेल नंबर बढ़ने के साथ साथ रेडियस बढ़ता है। अच्छा, रेडियस बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अरे डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस बढ़ रहा है, और डिस्टेंस बढ़ रहा है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और आने वाले इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन कम हो रहा है, आने वाले इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन कम हो रहा है, मतलब ईए का वैल्यू भी कम होता जाएगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ईए और रेडियस, ईए और रेडियस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। याद करिएगा, मैंने पिछली क्लास में आपको एक बात और भी बोली हुई है कि जो ट्रेंड रेडियस का होता है ना, उसका ठीक उल्टा आईई, ईए और ईएन होता है। जैसे लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस कम होता है, तो रेडियस कम हो रहा है तो आई बढ़ेगा, ईए बढ़ेगा, ईएन भी बढ़ेगा। और टॉप टू बॉटम जाने पर रेडियस बढ़ता है, तो रेडियस बढ़ेगा तो आईई, ईए, ईएन कम होगा। आगे बढ़ते हैं, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आ जाए या फिर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट आ जाए, तो ऐसे केसेस में आपको क्या यूज करना है बेटा, जेड इफेक्टिव। मुझे बताइए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को साइड में रखते हैं, पहले याद करिए जेड इफेक्टिव और चार्ज का रिलेशन क्या था, कि जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। और जेड इफेक्टिव और ईए कैसे हैं एक दूसरे से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो ऑर्डर जेड इफेक्टिव का आएगा वही ऑर्डर किसका आ जाएगा बेटा, ईए का भी आ जाएगा। पहले काम करिए, फैक्टर्स लिखिए, ये जो एक्सेप्शन लिखा हुआ है इसको सिर्फ नोट कर लेंगे, इस पर भी डिस्कशन नहीं हुआ है, उसको है ना, फिफ्थ नंबर के फैक्टर में हम लोग देखते हैं।
पहले तीनों एफ फैक्टर्स जो है इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलो बेटा ना, अब ये तीनों फैक्टर्स को लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके फोर्थ और फिफ्थ फैक्टर पे। ध्यान सुनिएगा, आईई के टाइम पर है ना, जब भी हम ये पढ़ रहे हैं, लेकिन आईई के टाइम पे याद करिएगा हम लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा था कि H2 एंड P1 में एक्सचेंज होता था और P3 एंड P4 में एक्सचेंज होता था। याद करिएगा, कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने की वजह से ये आई का ऑर्डर क्या होता था, रिवर्स होता था। वैसे यहां पर भी एक फैक्टर आएगा। यहां पर फैक्टर क्या आ रहा है, ध्यान सुनिएगा। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, है ना, सिर्फ हम लोग कॉन्फ़िगरेशन पे बात कर लेंगे। फैक्टर आपके सामने जो आ रहा है वो फैक्टर क्या है बेटा, फैक्टर इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फैक्टर इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या जो ये हाफ फील्ड का स्टेबिलिटी वाली बात लिखी हुई है ये भी लिख सकते हो, या सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नाम लिख सकते हो। फोर्थ फैक्टर देखिएगा जरा ध्यान से, ईए में, आईई में दो जगह एक्सचेंज होता था, S2P1 और P3 P4। यहां पर भी दो जगह एक्सचेंज होगा स्टेबिलिटी की वजह से, पर वो दोस्त जो जिन दो जगहों पर एक्सचेंज होगा ना उसको जरा ध्यान से देख लें। वहां पर S2P1 का एक्सचेंज होता था, यहां पर S1P1 का एक्सचेंज होगा, और वहां पर P3P4 का एक्सचेंज होता था, यहां P2 और P3 का एक्सचेंज होगा। अब सवाल ये उठता है कि सर वहां पर जिनका एक्सचेंज हो रहा था यहां पर उनका एक्सचेंज क्यों नहीं हो रहा, उसके अलावा वालों का एक्सचेंज क्यों हो रहा है? कारण यह है कि बेटा आईई के अंदर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते थे कि रिमूव करते थे? रिमूव करते थे, और यहां पर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, उसकी वजह से चेंज आ रहा है। ध्यान सुनेगा, मुझे एक बात बताओ, P3 स्टेबल है कि अनस्टेबल है? स्टेबल। और P2? तो अभी इलेक्ट्रॉन जुड़ने की बात चलने वाली है, ये पहले स्टेबल है और ये अभी अभी अनस्टेबल है। ठीक है, लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा, P4, और ये क्या बन जाएगा, P3। ये अभी अनस्टेबल है, ये अभी स्टेबल है, पर बाद में ये क्या बन जाएगा, स्टेबल, और ये क्या बन जाएगा। अब मुझे बताओ, वैसे तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन तो इसको जल्दी गेन कर लेना चाहिए था क्योंकि इसका अट्रैक्शन ज्यादा है। लेकिन करेगा कौन पहले अट्रैक्ट, P2। क्यों करेगा? क्योंकि ये अनस्टेबल से स्टेबल बन जाएगा इलेक्ट्रॉन को गेन करके। अगर किसी को इलेक्ट्रॉन लेकर या इलेक्ट्रॉन छोड़कर अनस्टेबल से स्टेबिलिटी मिल रही है तो वो उस काम को जल्दी करेगा। कोई भी चीज अनस्टेबल से स्टेबल होने को सपोर्ट करती है, जबकि यहां पर आप देखो, पहले ये स्टेबल है और बाद में क्या हो रहा है, अनस्टेबल। कोई भी चीज स्टेबल से अनस्टेबल होना नहीं चाहिए, इसका मतलब ये इस प्रोसेस को होने नहीं देना चाहता है, जबकि ये इस प्रोसेस को होने देना चाहता है। तो दोनों का एक ही रिजल्ट निकल के आ रहा है कि इसको क्या मिल जाएगी बेटा, स्टेबिलिटी, और ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। इसलिए ये तो स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन करेगा, जबकि ये अनस्टेबल हो जाएगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन नहीं करेगा। तो ये पॉइंट आ जाता है बेटा यहां पर। ठीक है,
तो इसके अंदर आप देखेंगे सबसे पहले कि आपको जो कंडीशन मिल गई वो कौन सी कंडीशन मिल गई बेटा, कि P2 और P3 में क्या आ जाएगा, एक्सचेंज आ जाएगा। इसी तरीके से S1 P1 को देखिए, याद करिए। अब देखो इसमें एक बात आती है कि इसमें सर H2 क्यों नहीं लिया गया। H2 क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि H2 कौन से ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, ग्रुप नंबर 2। और ग्रुप 2 एक्सो होता है कि एंडो होता है, एंडो। ग्रुप 2, ग्रुप 18 नाइट्रोजन, ये सब क्या है, एंडो। तो इसमें एंडो की बात नहीं चल रही, एक्सो एक्सो को कंपेयर कर रहे हो। एंडो तो खुद ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना नहीं चाहता। तो एक्सो वाला एस और एक्सो वाला पी। अब मुझे बताओ एस और पी में से न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज कौन होता है, एस। आईई में हमने एक फैक्टर पढ़ा था जिसको हमने बोला था पेनिट्रेशन इफेक्ट, ये लगभग वैसे ही है। एस न्यूक्लियस के क्लोज होता है, पी न्यूक्लियस से दूर होता है। जो न्यूक्लियस के क्लोज है उसका आने वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन क्या लगेगा, ज्यादा। और जो न्यूक्लियस से दूर है उसका आने वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन क्या लगेगा, कम। और जिसका अट्रैक्शन ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन करेगा, जिसका अट्रैक्शन कम वो इलेक्ट्रॉन को बाद में गेन करेगा। और इसलिए S1 इलेक्ट्रॉन को इजीली ऐड करेगा और ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से ऐड नहीं करेगा। या फिर इसको ऐसा देखो कि अभी ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है, लेकिन जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये S1 से क्या बन जाएगा, S2। और ये क्या बन जाएगा, P2। मुझे बताइए S1 से S2 हो रहा है, मतलब अनस्टेबल से क्या बन रहा है, स्टेबल। जबकि P1 भी अनस्टेबल है और P2 भी अनस्टेबल है। कोई चीज अगर अनस्टेबल से स्टेबल हो रही है तो उस चीज को होने देना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, चाहेगा। ये तो फटाफट बोलेगा कि ये काम फटाफट करा दो ताकि मुझे अनस्टेबिलिटी से क्या मिल जाए, स्टेबिलिटी। जबकि इसको तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, पहले भी अनस्टेबल, बाद में भी अनस्टेबल। चाहे जल्दी करा दो, चाहे बाद में करा दो, चाहे 2 साल बाद करा दो, चाहे 20 साल बाद करा दो, चाहे कराओ चाहे ना करो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो इसीलिए ये इस चीज को होने से इसको कोई फायदा नहीं हो रहा है, जबकि इसको इस प्रोसेस से फायदा मिलेगा। इसीलिए ये इस प्रोसेस को कराने के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा। और तैयार रहेगा इसका मतलब है पहला वाला जो प्रोसेस है वो जल्दी होगा और बाद वाला प्रोसेस जो है वो बाद में होगा। और इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करेगा और ये इलेक्ट्रॉन बाद में गेन करेगा। अब आइए इसके एग्जाम्पल्स पे बात करते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो बताइए S1 कॉन्फ़िगरेशन किसका होगा बेटा, एस ब्लॉक के पहले ग्रुप का। एस ब्लॉक का पहला ग्रुप कौन सा होता है, ग्रुप नंबर 1। और P1 मतलब पी ब्लॉक का पहला ग्रुप। पी ब्लॉक का ग्रुप कौन सा होता है, पहला, ग्रुप नंबर 13। एलिमेंट ले रहा हूं सेकेंड पीरियड का और एलिमेंट ले रहा हूं थर्ड पीरियड का। मुझे बताइए यहां पर कौन आएगा, लिथियम, सोडियम, यहां आएगा बोरॉन, यहां आएगा एल्यूमिनियम। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, 2s1। इसका क्या है बेटा, 3s1। इसका क्या है बेटा, 2p1। और इसका क्या है बेटा, 3p1। S1 और P1 अगर आ गए तो S1 P1 में से E1 किसका ज्यादा, S1 का। S1 और P1 अगर आ गए तो E1 किसका ज्यादा, S1 का। ये ऑर्डर यहां पर बनकर आ जाएगा। इसी तरीके से P2 P3 बेटा, पी ब्लॉक का दूसरा ग्रुप, पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर कौन से चालू होता है, 13 से। 13 पहला ग्रुप होता है, 14 दूसरा ग्रुप होता है। तो पी ब्लॉक का दूसरा ग्रुप मतलब ग्रुप नंबर 14, पी ब्लॉक का तीसरा ग्रुप मतलब ग्रुप नंबर 15। अच्छा, इसमें भी अगर मैं सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड की बात करूं तो बताइए यहां पर कौन कौन आएगा, यहां आएगा कार्बन, यहां आएगा सिलिकॉन, यहां आएगा नाइट्रोजन, यहां आएगा फास्फोरस। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 2p2। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 3p2। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 2p3। और इसका क्या बनेगा, 3p3। अब मुझे बताइए P2 और P3 में एक्सचेंज होना है कि नहीं होना है, होना है। तो P2 P3 में से P2 ज्यादा, P2 P3 में से P2 ज्यादा, ये ऑर्डर बन के आ जाएगा। छापिए इस फैक्टर को, हेडिंग डाल लेना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और उसके बाद ये जो S2P1 के अलावा यहां पर S1P1 का एक्सचेंज है और P2 P3 का एक्सचेंज है। IE का क्वेश्चन होता तो S2P1 P3 P4, और EA का क्वेश्चन अगर है तो S1P1 और P2 P3 में एक्सचेंज होगा। दो चार क्वेश्चन सॉल्व हुए कल एग्जाम में कि नहीं हुए, हो गए, बस ठीक है, बहुत, दो चार होने चाहिए।
चलिए ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला फैक्टर बेटा, इसके बाद एक लास्ट फैक्टर की तरफ आते हैं, और वो लास्ट फैक्टर क्या है ध्यान सुनिएगा। 5वें नंबर का जो फैक्टर हमें पढ़ना है वो फैक्टर आता है केवल पी ब्लॉक के लिए। ध्यान सुनिएगा और ध्यान समझिएगा। इस वाले फैक्टर को बिल्कुल चांद सितारों सजा दो, जैसे हम लोगों ने शुरू में Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज को सजाया था चांद सितारों से, और अभी तक काम आ रहा है। वैसे ये वाला जो फैक्टर अपन समझ रहे हैं ना, ये फैक्टर बहुत काम का फैक्टर है। ईए पे अगर 10 बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 10 में से 7 बार जो आपको क्वेश्चन दिखेगा ना, वो इसी फैक्टर के यूज का मिलेगा। तो इसीलिए इसको बहुत ध्यान से सुनना है। और एग्जाम में ईए का क्वेश्चन जनरली आपको ग्रुप का मिलता है। किसका मिलता है? ग्रुप का। और क्यों मिलता है? क्योंकि ग्रुप में पी ब्लॉक के अंदर जाने पर थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है, एक्सचेंज होता है, और उस बात के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चा वहां गलती करता है कि नहीं करता है, वो चेक करना चाहता है। ध्यान सुनेगा बेटा। टॉप टू बॉटम जाने पर रेडियस क्या होता है? बढ़ता है। और रेडियस बढ़ता है तो ये कम होता है। ठीक है, ये हमने अभी डिस्कस किया फैक्टर नंबर 2 पे। लेकिन ध्यान सुनेगा, अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं, पी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं बेटा? ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 18। ये पी ब्लॉक के ग्रुप्स हैं। और हम लोग बात कर रहे हैं पी ब्लॉक में सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के बारे में, है ना। सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, और डाउन द ग्रुप चल रहा है। मुझे बताइए यहां पर जो मेंबर आएगा वो कौन आएगा? बोरॉन एल्यूमिनियम। यहां कौन आएगा? कार्बन सिलिकॉन। यहां पर कौन आएगा? नाइट्रोजन फॉस्फोरस। यहां कौन आएगा? ऑक्सीजन सल्फर। यहां पर कौन आएगा बेटा? फ्लोरीन क्लोरीन। यहां पर कौन आएगा बेटा? नियॉन और आर्गन। जरा ध्यान सुनना बेटा, टॉप टू बॉटम जब आप जा रहे हो तो टॉप टू बॉटम जाने पर वैसे रेडियस बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम जाने पर रेडियस बढ़ेगा, है ना। टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, और रेडियस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम होगा, और अट्रैक्शन कम होगा तो इसका मतलब है ईए का वैल्यू भी कम होगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पर ईए कम होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे यहां पर एक खास बात कि पी ब्लॉक में सेकंड और थर्ड पीरियड में डाउन द ग्रुप जाने पर ईए कम होना था, लेकिन यहां ईए कम होने के बजाय उल्टा बढ़ता है। इसके बाद नीचे तो कम हो जाएगा, लेकिन यहां पर कम होना चाहिए था, और कम होने के बजाय क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ध्यान सुनना, यहां पर क्यों होता है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। पर पॉइंट जो निकल के आ रहा है पी ब्लॉक के अंदर, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड, है ना, सेम ग्रुप के लिए बात कर रहा हूं, इन अ ग्रुप, है ना, सेम ग्रुप के अंदर जब आप सेकंड और थर्ड पीरियड की बात करते हो तो ईए डिक्रीज होने के बजाय ईए क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। जबकि बाकी नीचे जाने पर ईए डिक्रीज होगा ही होगा, जो कि होना था। तो सर ऐसा क्यों होता है कि पी ब्लॉक में वैसे कोई भी ब्लॉक को डाउन द ग्रुप जाने पर ईए डिक्रीज होना था, पर यहां पर डिक्रीज होने के बजाय ईए क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इसका कारण क्या है? तो आइए उस कारण के ऊपर बात करेंगे। कारण क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछता है, और एग्जाम मतलब मैं बोर्ड एग्जाम्स या स्कूल के जो एग्जाम्स होते हैं 11th में उसकी बात कर रहा हूं ना, पर ये एनसीईआरटी का लाइन है तो आपसे पूछा जा सकता है कभी भी, व्हाई ईए ऑफ क्लोरीन इज मोर देन ईए ऑफ फ्लोरीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्कूल में अगर आपने कभी एग्जाम दिया हो तो पक्का ही ये क्वेश्चन 3-4 नंबर में पूछ लेता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, व्हाई ईए ऑफ क्लोरीन इज मोर देन ईए ऑफ फ्लोरीन। अब बेटा एक बात बताओ, वैसे कायदे से क्लोरीन का ईए कम और फ्लोरीन का ईए क्या होना था? ज्यादा, लेकिन उल्टा हो गया। क्यों हो गया उसका कारण समझिएगा। ये बात बताओ, फ्लोरीन जो है कौन से पीरियड का एलिमेंट है बेटा? सेकेंड, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 9। और 9 का जब मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो कॉन्फ़िगरेशन बोलिए क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p5। इसमें कितने शेल है? 2। सेकंड पीरियड है, 2 शेल होंगे। सेकंड पीरियड नंबर क्या बताता है? शेल नंबर। और थर्ड पीरियड का एलिमेंट कौन है? क्लोरीन। इसके अंदर कितने शेल होंगे? 3। 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p5। ये इसके शेल नंबर है। अब मुझे बताओ, फ्लोरीन का ये बना दिया अपन ने न्यूक्लियस, क्लोरीन का ये बना दिया अपन ने न्यूक्लियस। मुझे बताइए टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम हो रहा है। तो दोनों में से किसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा? फ्लोरीन का कि क्लोरीन का? फ्लोरीन का। फ्लोरीन का जो अट्रैक्शन लगेगा आने वाले इलेक्ट्रॉन पे वो ज्यादा लगेगा, और क्लोरीन का जो अट्रैक्शन लगेगा वो कम लगेगा। ध्यान सुनना। तो हुआ क्या, इसके पास कितने शेल है बेटा? 2। ये पहला शेल बनाया, ये दूसरा शेल बनाया। इसके पास कितने शेल है बेटा? 3। तो ये तो पहले तो मैं न्यूक्लियस बना देता हूं इसका, ये तो न्यूक्लियस हो गया, और 3 शेल बना देता हूं, पहला शेल, दूसरा शेल और तीसरा शेल। अब ध्यान सुनना, एक इलेक्ट्रॉन इसके आजू बाजू मंडरा रहा है,
एक इलेक्ट्रॉन इसके आजू बाजू में एंटर, क्योंकि ईए में आप क्या करते हो, एडिशनल इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो। तो मुझे बताइए ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किस में ऐड होगा, इनर शेल में कि आउटर शेल में, आउटर शेल। और यहां पर भी किस में ऐड होगा, आउटर शेल में। दोनों में से इलेक्ट्रॉन को जल्दी कौन खींच लेगा, फ्लोरीन की क्लोरीन, फ्लोरीन। फ्लोरीन ने खटाक से इलेक्ट्रॉन को खींचा, बुला लिया, इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हुआ, अभी इसके दरवाजे पे खड़ा है, तेरे दर पर सनम चले आए, ऐसे दर पे खड़ा हुआ इसके ना। और इसने बुलाया देर से, देर से बुलाया मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आता घूम रहे फिरते, यूं आ गया। दोनों में से इलेक्ट्रॉन को जल्दी किसने बुला लिया, उसने, इसने बुलाया बाद में। लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन ऐड होने तक की पूरी कहानी समझनी है, सिर्फ आने से नहीं चलेगा, ऐड भी होना है। अब मुझे बताओ यहां पर इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 7। और इसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। छोटे साइज में, छोटे साइज में 7 इलेक्ट्रॉन है, और यहां बड़े साइज में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब सोचो आप कि यहां पर जब छोटी सी जगह में 7 इलेक्ट्रॉन को आना है और यहां थोड़े बड़े में 7 इलेक्ट्रॉन को आना है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कम होगा कि ज्यादा होगा, ज्यादा। और यहां पर रिपल्शन, तो यहां पर अट्रैक्शन तो ज्यादा है, लेकिन साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी ज्यादा है। और यहां पर अट्रैक्शन तो कम है, लेकिन साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी कम है। तो होता क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन है, इसने खींच तो जल्दी लिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन को ऐड होने के लिए पहले इन सबको पास आके जगह बनानी पड़ेगी, 8वें इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। कैसे जगह बनानी पड़ेगी, ध्यान सुनना। मान लो ये शेल है, और इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। ध्यान सुनना, तो पहला इलेक्ट्रॉन तो जहां चाहे वहां लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 डायग्राम्स बनाते हुए चलूंगा, ध्यान सुनना। पहला इलेक्ट्रॉन जहां चाहे वहां बना दो। अब मान लो एक और इलेक्ट्रॉन आया, दूसरा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, टोटल 8। और अब कौन सा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दूसरा। मुझे बताइए दूसरा इलेक्ट्रॉन उन बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन के लिए जगह छोड़ के ऐसे ऐड होगा या ऐसे ऐड होगा, कौन सा डायग्राम सही है, पहला वाला कि दूसरा वाला? क्या पहला सही है कि दूसरा सही है? क्यों सही है? इलेक्ट्रॉन खुद के रिपल्शन को अबे आगे जो आएगा भविष्य में उसका क्या देखना, अभी जो है उसको देखो, वर्तमान में जीना सीखना आपने, ठीक है ना। तो ये दोनों का रिपल्शन अगर ऐसे रखा तो रिपल्शन तगड़ा लगेगा, और जबकि ऐसे आए तो रिपल्शन कम होगा। पहले तो वो अपने रिपल्शन को कम करेगा, बाद में जो आएगा उसको जब आएगा तब देखा जाएगा। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां ऐसे ऐड हो जाएगा क्या? नहीं, तीसरे को लाने के लिए पहले इन दोनों को पास में खसकना पड़ेगा। और जब ये पास में खसकेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आते से ही खसक गया, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी ये यहां था, जब यहां था तो रिपल्शन कम था, और यहां आ रहा है तो रिपल्शन बढ़ रहा है, पास जा रही है। और तीसरे को फिर यहां आएगा। अब चौथा जब आएगा तो ऐसा तो नहीं है कि चौथा यहां आ जाएगा, नहीं, चौथे के लिए इनको पास पास खसकना पड़ेगा और चौथे के लिए जगह बनानी पड़ेगी। वही काम यहां हो रहा है, 7 एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पे। अब 8वां इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो पहले इन 7 को पास पास चिपकना पड़ेगा, उस चिपकने में लगेगा समय। और यहां पर भी 7 को चिपकना पड़ेगा, लेकिन यहां पर लगेगा कम समय। क्यों लगेगा? क्योंकि ये बहुत पास है, तो इनमें तो रिपल्शन ज्यादा है, तो ये पास में जैसे ही जाएंगे धक्का दे देगा। और यहां पर बड़ा साइज है तो जगह पहले ही दूर दूर खड़े हैं लाइन में, तो थोड़ा सा यूं एक एक कदम खसक जाएंगे, क्या परेशानी है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ तो जल्दी गया, लेकिन दरवाजे पे खड़ा हुआ है, बोले जगह बनाओ, जगह बनाओ, जगह बनाओ, तब जाके ऐड होगा। तो इसमें जगह बनाने में समय लग जाता है। और इसमें जब तक ये ऐसे आ रहा होता है घूमते फिरते, इन्होंने ये पहले ही देख लेते अच्छा वो आ रहा है, तो क्या करते हैं, पहले से जगह बनाना शुरू कर देते, जैसे ही वो आया तुरंत अंदर ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रॉन आया जल्दी, लेकिन ऐड होने में भी समय लग गया। और यहां पर आया आराम से, लेकिन जैसे ही आया वैसे ही ऐड हो गया। तो दोनों में से इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन कौन कर लेता है? क्लोरीन। और इसीलिए फ्लोरीन और क्लोरीन में से ईए ज्यादा किसका हो जाता है? क्लोरीन का। यह बात पूरे पी ब्लॉक में सेकंड और थर्ड पीरियड में एप्लीकेबल होती है कि सेकंड पीरियड के मुकाबले थर्ड पीरियड का एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन कर पाता है। सर ये फिर इसमें लग गया, मान लो फ्लोरीन क्लोरीन में समझ में आ गया, तो सब ब्रोमीन में और आयोडीन में क्या होगा? अट्रैक्शन तो कम होता जा रहा है। ये जब बुलाएगा तो कैसे बुलाएगा? इसने तो यूं बुलाया, इसने यूं बुलाया, ये कैसे बुलाएगा? आई बात समझ में? तो इसमें ऐड होने के पहले इन दोनों में ऐड हो चुका होगा, और ये और आराम से बुलाएगा। समझ गया ना? हाँ, तो ऐसी कहानी होती है।
तो कौन किसमें जल्दी ऐड कर जाएगा वो पूरी कहानी अपने को समझनी, उसको अपन स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। अभी एक काम करें, ये जो आपके सामने स्लाइड पे लिखा हुआ है इसको पहले तो नोट करें, क्वेश्चन लिख ले, क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लिखवाता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पी ब्लॉक में जब भी ग्रुप का क्वेश्चन आएगा इसी पॉइंट को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है बेटा एग्जाम में, कि सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में सेकंड का ईए वैसे तो ज्यादा होना था, लेकिन मिलता किसका ज्यादा है बेटा, थर्ड का। कितने क्वेश्चन कर तूने एग्जाम में? सारे कर दिए? सारे गलत? अच्छा, मेरे को लगा सही नहीं हुआ। 3 गलत हो गया, ठीक है चलिए, क्या परेशानी, 2-3 तो गलत होनी चाहिए, फिर सीखेंगे क्या। कोई ऐसा जिसके सब सही हुआ हो सकता है, कोई ऐसा जिसके सब गलत हुए। अरे हाँ, सब पॉसिबिलिटी है भाई, उसमें क्या है? रिजल्ट आने के बाद चेक नहीं किया? बहुत बढ़िया। हाँ है, डर डर आएगा। हाँ कोई बात नहीं, नहीं बताया वो उसकी मर्जी, पूछना मेरा काम है, मैं अपना कर्तव्य निभा दे, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब मैं इतना पढ़ा रहा हूँ तो सब पढ़ते थोड़ी होंगे, तो मुझे तो अपना काम करना पड़ेगा। तुम करो ना करो, जिस साल करोगे उस साल ही सिलेक्शन होगा, बात तो क्लियर रखेंगे है ना इसी को। क्या है कि पुचकारने का काम सब कर लेते हो, अली ले ले मेरा बेटा, अली ले ले, है ना। तो ऐसे बहुत मिलेंगे, पर हकीकत दिखाने वाले भी 2-4 व्यक्ति होने चाहिए जो तुम्हें याद दिलाते रहे कि तुम किस लिए आए हो और उस चीज तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो बीच बीच में तुमको डोज देना जरूरी है ना, ये बहुत जरूरी आवश्यक है जीवन में। पिताजी यहाँ होते तो दे डंडे दे डंडे सुझा देते अभी तुम लोगों को, है ना। चलिए है ना, इस क्वेश्चन के लिए आंसर की बात करते हैं। आइए उस पर देखते हैं आंसर क्या। अच्छा, जो भी है ना क्वेश्चन वगैरह किसी के गलत हुए, एक उसमें शायद करेक्शन है आंसर में, सोडियम फास्फोरस और क्लोरीन वाला एक ऑर्डर है, वो सुबह लेके आए थे बच्चे, तो उसका शायद ऑप्शन सेकंड या थर्ड में से कुछ गलत दे रखा है आंसर की में, तो वो सही हो जाएगा, वो तो कोई परेशानी नहीं है। और उसके अलावा मेरे हिसाब से और कहीं कोई करेक्शन है नहीं, तो वो देख लेना। और जिसके जो क्वेश्चंस गलत हुए हों उनको एक बार प्रैक्टिस जरूर करें वापस से ना, कॉपीज पढ़े, नोट्स पढ़े, और जहां पर गलत हुआ उसको पुराना लेक्चर वगैरह जो भी अपने पास होगा उसको देख लें और उसको रिवाइज करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, बाद के लिए चीजों को छोड़ना मत कि मैं बाद में जाके है ना 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल के आखिरी में इसको रिवाइज करूंगा, कुछ ना होगा। जो होगा अभी होगा, आज ही होगा, कल भी कुछ ना होगा, ये बात ध्यान रखना। अभी आप लोगों के पास समय है बेटा पढ़ने का, आगे धीरे धीरे सिलेबस बढ़ेगा ही, सिलेबस कम नहीं होगा, तो आपके पास बैक पोर्शन भी होगा, करेंट पोर्शन भी होगा। तो इसीलिए बात के लिए चीजों को ना छोड़े, करेंटली जो भी चीजें अपनी कमजोर है उसको अभी के अभी स्ट्रॉन्ग करते हुए चले, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए इसका रीजन बोल दे रहा हूं, रीजन लिखेगा, ईए ऑफ ईए ऑफ फ्लोरीन एफ, है ना, ईए ऑफ एफ is less than Cl because EA of F is less than Cl because F belongs to second period. F belongs to second period. Hence is small in size. Hence is small in size as compared to Cl. Hence is small in size as compared to Cl. So when the additional electron is added, so when the additional electron is added in F,
So when the additional electron is added in F, it experiences more electron repulsion. It experiences more electron repulsion, due to which addition of electrons becomes difficult. It experiences more electron repulsion, due to which addition of electron becomes difficult. ठीक है, तो ये इसका रीजन हो गया. अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुन लो मेरी बात. ये जो सेकंड और थर्ड पीरियड में जो चेंज आएगा, ये चेंज सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर आएगा बेटा? पी ब्लॉक के अंदर आएगा. एस ब्लॉक के अंदर ऐसा कोई चेंज नहीं आएगा. अगर आपने लिथियम और सोडियम लिखा तो बेटा ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, लेकिन ये पी ब्लॉक है या एस ब्लॉक है? बेटा एस ब्लॉक में कोई चेंज नहीं आएगा. डाउन द ग्रुप जाने पर ये कम होना चाहिए. कब होगा? क्यों होगा? क्योंकि इनके साइज छोटे बड़े हैं, इसका साइज तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि ये मेटालिक रेडियस होता है. तो इसके अंदर कितने भी इलेक्ट्रॉन भर दोगे ना, इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन नहीं लगेगा. और जब रिपल्शन लगेगा ही नहीं तो आने वाले के लिए जगह ऑटोमेटिकली आराम से बन जाएगी. इसलिए ये बुलाएगा भी जल्दी और ऐड भी जल्दी कर लेगा. और ये बुलाएगा आराम से और ऐड भी आराम से ही होगा. तो ये बात ध्यान रखना. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब इसके बाद अगले केस पर आते हैं. वो क्या है? ध्यान से देखिए. हम लोगों ने अभी फैक्टर्स पढ़े, अब उन फैक्टर्स को अप्लाई करने की बारी आती है. और सबसे पहले 6 टाइप के क्वेश्चन में से जो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं हमेशा, वो कौन सा होता है बेटा? इन अ पीरियड. चलिए अब इन अ पीरियड की बात करेंगे तो हम लोगों को 2 पीरियड पढ़ने. यहां पर एक है सेकंड पीरियड और एक कौन सा बेटा? थर्ड पीरियड. पहले मैं सेकंड पीरियड का ऑर्डर आपको समझाता हूं, पहले उसको लिख लेंगे, फिर थर्ड पीरियड पे आएंगे. सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं, ध्यान सुनना. एलिमेंट कौन कौन से आ जाते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन. इन सब का कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखा है, S1 S2 P1 से लेकर P6. अब मुझे बताइए, जब भी ईए का ऑर्डर आएगा सबसे पहला काम क्या करना है? एंडो एक्सो को सेपरेट करना. ध्यान रख लीजिए, ईए का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहला काम एंडो और एक्सो को सेपरेट करना. मुझे बताइए, क्या इनमें से एंडो और एक्सो पहचानना सीख चुके हैं अपन? ये कौन है बेटा? ग्रुप 2. ये कौन है बेटा? नाइट्रोजन. अच्छा, ग्रुप 2 तो पूरा नाइट्रोजन का ग्रुप या सिर्फ नाइट्रोजन? सिर्फ नाइट्रोजन. और ये क्या है बेटा? ग्रुप 18. ये तीनों प्रोसेस कैसी है? तो ये मैंने लिख दिया एंडो है, ये मैंने लिख दिया एंडो है, और ये भी मैंने लिख दिया एंडो है. सबसे पहले एंडो ऑर्डर में कहां जाएगी? आगे या पीछे? पीछे. पीछे. पीछे है ना. मुझे बताइए, एंडो वो है जो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन दिखाता है या फोर्सफुली एंटर करना पड़ता? फोर्सफुली. मतलब इनका इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है या नहीं है? नहीं है. और जिसका अट्रैक्शन नहीं है वो ऑर्डर में पीछे, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन का इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाना चाहते हैं. ये अट्रैक्शन नहीं दिखाता. अच्छा, इन तीनों में से कौन बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं दिखाता? नियॉन. कौन थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्शन दिखाता है? बेरिलियम. और कौन उससे ज्यादा अट्रैक्शन दिखाता है? नाइट्रोजन. क्या याद आ रहा है नेहा बहन? ये एंडो है. और एंडो से आगे ऑर्डर में कौन जाएगा? एक्सो. क्योंकि एक्सो वो है जो खुद ब खुद अट्रैक्शन दिखाते हैं, और जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी. अब मुझे बताओ, ये जो बचा हुआ है ना, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये जो एंडो वाले मार्क कर रहे हैं इसको भूल जाइए. उसके अलावा जो भी बचे वो है एक्सो. और एक्सो में हमें फैक्टर कौन सा लगाना है? जेड इफेक्टिव. अच्छा, अगर मैं जेड इफेक्टिव का ऑर्डर लगाता हूं, अभी लिखना मत, जेड इफेक्टिव का ऑर्डर लगाता हूं, तो लिथियम से ज्यादा जेड इफेक्टिव किसका होगा? बोरोन का. बोरोन से ज्यादा कार्बन का. कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन का. और ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन का. ऐसा ऑर्डर बन के आना चाहिए. लेकिन एक बात बताओ, क्या ईए बढ़ने के साथ साथ ऐसा भी कुछ था क्या कि S1 एंड P1 एंड P2 एंड P3 में क्या होगा? एक्सचेंज होगा. तो उस एक्सचेंज को भी करवाना है. ध्यान से देखिए, अब एक्सचेंज को चेक करिए. ये रहा S1, ये रहा P1. इन दोनों में ये आगे चला जाएगा और ये पीछे चला जाएगा. मतलब आपको किस किस की पोजीशन बदलनी है? लिथियम और बोरॉन की. तो ये बोरॉन, ये लिथियम, इनकी जगह बदल देते हैं. तो बोरॉन आ गया पीछे और लिथियम आ गया आगे. अच्छा, मुझे बताओ, इसके अलावा और किसमें एक्सचेंज होना है? P2 और P3. एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज का मतलब क्या समझते हैं? कार्बन का ईए कम होना था, नाइट्रोजन का ईए लेफ्ट टू राइट के हिसाब से ज्यादा होना चाहिए था. पर एक्सचेंज होने का मतलब है जो कार्बन कम पे होना चाहिए था वो ज्यादा पे चला जाएगा, नाइट्रोजन कम पे चला जाएगा. इस ऑर्डर में क्या नाइट्रोजन ऑलरेडी कम पे आ चुका है?
एंडो होने की वजह से। क्या नाइट्रोजन ऑलरेडी पीछे आ चुका है? हाँ। और कार्बन ऑलरेडी आगे जा चुका है। देख लो जरा ध्यान से। एक्सचेंज का मतलब ये मत समझना कि इसको उठा के यहां रख दिया और इसको उठा के यहां रख दिया। एक्सचेंज का मतलब होता है ऑर्डर में इनकी जगह बदल जाएगी। ऑर्डर में बदलने का मतलब है कार्बन ऑर्डर में आगे चला जाएगा और नाइट्रोजन पीछे आ जाएगा। क्या ऑलरेडी कार्बन आगे और नाइट्रोजन पीछे जा चुका है? हाँ। तो इसीलिए यहां अब वापस से एक्सचेंज मत कराना, वरना जैसे ही एक्सचेंज बोला तो बच्चा क्या करेगा, ये तो ऑर्डर बना लिया, अब उठा के वापस से नाइट्रोजन इधर कार्बन इधर, बोले सर ने बोला था एक्सचेंज करना है, वो एक्सचेंज में तो वापस से फिर गड़बड़ हो गई। तो ध्यान रखना यहां एक्सचेंज ऑटोमेटिकली हो चुका है, क्योंकि एक एंडो था और एक एक्सो था। एंडो ऑलरेडी पीछे जा चुका है और एक्सो ऑलरेडी आगे आ चुका है। वापस से घुमा फिरा के इसको इधर मत कर देना, वरना अगले साल यही पाए जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए है ना, ये ऑर्डर बहुत खतरनाक है। अभी इसके लिए ट्रिक बता दूंगा लास्ट में, लेकिन पहले समझ ले, पहले कॉन्सेप्चुअली समझ लेना, क्योंकि इसमें गड़बड़ी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और एग्जाम में अगर पीरियड का क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा, इसलिए इसकी ट्रिक बता दूंगा। बट देखें, तो ये हमने एक्सचेंज समझ लिया कि कार्बन नाइट्रोजन ऑलरेडी एक्सचेंज हो चुके हैं और ऑक्सीजन फ्लोरीन का ऑर्डर बिल्कुल सिंपल जो होना था वही आएगा। मुझे बताइए, नोट के हिसाब से पॉइंट बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। किसी भी पीरियड में मिनिमम ईए इन अ पीरियड, मुझे बताइए सेकेंड पीरियड में मिनिमम ईए किसका है? मिनिमम ईए मतलब इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए? अब कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं दिखाएगा, जो बहुत स्टेबल होगा? और बहुत स्टेबल कौन होता है? इनर्ट गैस। तो सिर्फ नियॉन नहीं बोलेंगे, नोबल गैस बोलेंगे, और नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? Np6। अच्छा मुझे बताइए दूसरा, किसी भी पीरियड में मैक्सिमम ये मतलब जो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? दिखाएगा। मैक्सिमम ये इना पीरियड, और कौन दिखाएगा? जिसका जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा होगा। क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? बढ़ता है। तो वैसे तो सबसे ज्यादा 17 और 18 में से 18 का जेड इफेक्टिव होता है, लेकिन 18 तो अट्रैक्शन दिखाता ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा ये किसका हो जाएगा? 17 का। और 17 वाले एलिमेंट कौन से होते हैं? हेलोजन। और हेलोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है Np5। अब इसके अलावा मैक्सिमम, ये तो पीरियड की बात हुई, मैक्सिमम ईए इन पीरियोडिक टेबल। जैसे याद करिए, जब हमने आईई पढ़ा था तो मिनिमम आई S1, मैक्सिमम आई Np6 और मैक्सिमम आई इन पीरियोडिक टेबल हीलियम कॉन्फ़िगरेशन। वैसे यहां पर बात कर रहे हैं मैक्सिमम ये। मुझे बताइए, किसी भी पीरियड में मैक्सिमम ये किसका होगा? हेलोजन का। मतलब सेकंड पीरियड में फ्लोरीन, थर्ड पीरियड में क्लोरीन, फोर्थ पीरियड में ब्रोमीन, फिफ्थ पीरियड में आयोडीन। और डाउन द ग्रुप जाने पर ये बढ़ता है कि कम होता है? कम होता है। लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन में सेकंड और थर्ड पीरियड में क्या एक्सेप्शन अभी पड़ा जस्ट में? तो बताइए मैक्सिमम ये किसका हो जाएगा? क्लोरीन का। और क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3s2 3p5। अच्छा एक और बात सुनना, अभी सुनते जाइए, है ना। ये जो हमने ऑर्डर बनाया, किसका ऑर्डर बनाया? ईए का। इसका मतलब है लेफ्ट टू राइट जाने पर ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये बढ़ रहा है, मतलब ईए के लिए जब भी बात होगी तो ईए की कौन सी वैल्यू की बात होगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं? लेफ्ट टू राइट जाने पर ईए का पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रहा है। अगर ईए का पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगा तो डेल्टा आईजीजी का नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब बढ़ेगा, और कम होगा मतलब कम होगा, बस प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसको एनसीईआरटी क्या बोलता है? ध्यान सुनना। एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, the delta Heg, electron gain enthalpy, becomes more and more negative। डेल्टा Heg के नेगेटिव वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है। एक काम करें, ये तो हो गया सेकंड पीरियड का बात है। थर्ड, अच्छा इसको याद कैसे करेंगे? याद करने का तरीका बताता हूं। याद करने का तरीका, इसको क्या बोला था? नेहा बहन, नेहा बहन बोली, नेहा बहन बोरॉन लिथियम बोली क्लास ऑफ। कैसे याद करेंगे? बोलो। नेहा बहन बोली क्लास ऑफ। अब नेहा बोली क्लास ऑफ, ये किसका ऑर्डर हो गया बेटा? सेकंड पीरियड के ईए का ऑर्डर हो गया। अब एग्जाम में आपको दे दिया नेहा बहन बोली क्लास ऑफ, ये बना दिया। अब वो नेहा बहन तो ऐसे भी बोल सकती थी, और नेहा बहन तो ऐसे भी बोल सकती है। बात समझ में आ रही है? तो सिर्फ ट्रिक करके जाने से काम नहीं चलेगा, अपने को पता होना चाहिए कि भाई दोनों ऑप्शन आ सकते हैं ना। आपके ट्रिक के हिसाब से तो दोनों परफेक्ट है, आप तो वो लाइन याद क्या कर गए हो? लाइन तो इस पे भी बैठेगी, इस पे भी बैठेगी। तो मुझे बताओ, एक तरफ कौन है? नियॉन, एक तरफ कौन है? फ्लोरीन। मुझे बताओ इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन दिखाएगा और कौन नहीं दिखाएगा? फ्लोरीन दिखाएगा और नियॉन। इसका मतलब इसके लिए अट्रैक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए? कम, कम होना चाहिए।
और इसके लिए अट्रैक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो ये ऑर्डर तो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ट्रिक के साथ कॉन्सेप्ट को भी हमेशा ध्यान रखे, कभी भी परेशानी नहीं आएगी। चलिए अब आते हैं थर्ड पीरियड में, ध्यान सुनना। थर्ड पीरियड में मुझे बताइए, सबसे पहले ईए का जब भी क्वेश्चन आएगा, पहला काम क्या करना है, एंडो और एक्सो को सेपरेट करना है। मुझे बताइए, क्या ये ग्रुप 2 एंडो होगा कि नहीं होगा बेटा, होगा। और क्या ये ग्रुप 18 एंडो होगा कि नहीं होगा, होगा। पर इसमें फास्फोरस एंडो नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन सिर्फ अकेला होता है, उसका ग्रुप नहीं होता। मुझे बताओ, इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन के लिए बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं दिखाएगा, आर्गन। थोड़ा सा अट्रैक्शन कौन दिखाएगा, मैग्नीशियम। ये दोनों कैसे हो गए, एंडो। एंडो ऑर्डर में हमेशा पीछे, एक्सो ऑर्डर में हमेशा आगे। और एक्सो वालों के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, जेड इफेक्टिव। मुझे बताइए, सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ये जेड इफेक्टिव का ऑर्डर बनता है। लेकिन क्या इसके साथ साथ S1 एंड P1 एंड P2 एंड P3 में एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा बच्चों, होगा। तो यहां एक्सचेंज होगा, और एक्सचेंज होगा तो मुझे बताइए, S1 और P1 को ढूंढिए जरा। ये रहा S1, ये रहा P1, मतलब इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर बदल जाएगा। ये रहा P2, ये रहा P3, इसका ऑर्डर इस बार बदलना पड़ेगा। पिछली बार तो कार्बन नाइट्रोजन ऑलरेडी एंडो की वजह से हो गया था चेंज, इस बार आपको चेंज करना पड़ेगा। मतलब अब आप इसमें जो चेंज करेंगे, सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस को चेंज कर देंगे। यहां आ जाएगा एल्यूमिनियम, यहां आ जाएगा सोडियम, यहां आ जाएगा फास्फोरस, यहां आ जाएगा सिलिकॉन, फिर सल्फर और क्लोरीन। देखिए थर्ड पीरियड में भी मिनिमम ये किसका आ रहा है, इनर्ट गैस का। मैक्सिमम ये किसका आ रहा है, क्लोरीन का या हेलोजन्स का। नोट कर लें इन दोनों ऑर्डर्स को। सेकंड पीरियड का याद करने का तरीका मैंने बोल दिया, नेहा बहन बोली क्लास ऑफ, बिल्कुल याद करके जाए। क्वेश्चन पीरियड का आएगा तो सेकंड का ही आएगा, थर्ड तो अपन ने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए किया है। आएगा तो सेकंड पीरियड ही आएगा, उसकी ट्रिक आपको बता दी गई है। क्योंकि उसमें एंडो एक्सो, S1 P1 का एक्सचेंज, P2 P3 का एक्सचेंज, उसमें भी कार्बन नाइट्रोजन ऑलरेडी एक्सचेंज है, तो उसको वापस एक्सचेंज ना कर दें तो उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है। तो सीधे सीधे ट्रिक से याद कर लेंगे तो काम आसान हो जाएगा एग्जाम में। क्या बेटा, हाँ नोट भी लिखेंगे, पहले दोनों का ऑर्डर लिख लो, सेकंड और थर्ड पीरियड के, उसके बाद ये नोट लिख लीजिएगा। कितने ऐसे बच्चे जिनका एक गलत हुआ आईयूसी में, केवल एक गलत या एक छूटा हो, कोई भी कैसा भी, एक एक गलत की छूटा, गलत। वो करेक्शन को भी ध्यान रखना है ना, वो जो क्वेश्चन बताए करेक्शन, करेक्शन के बाद भी। हाँ ठीक है ना। और ऐसे कितने जिनके या तो दो वाला कोई भी केस, दो गलत हुए हो या दो छूटा हो या एक गलत एक छूटा, कैसे भी करके दो, पढ़ते तो गलत। तीन वाले ऑप्शन, तीनों छूट गए हो या तीनों गलत हो या दो छूटा एक गलत या एक गलत और दो छूटा, ऐसे कुछ भी, तीन का कॉम्बिनेशन। चार सारे गलत,
बढ़िया, लगे रहो। जिनका पहला टेस्ट अच्छा गया ज्यादा खुश ना हो, और जिनका पहला खराब गया हो ज्यादा दुखी ना हो। ये खेल अभी आपको बहुत लंबा खेलना है, और जो आखिरी तक मैदान जंग में टिकेगा वही आखिरी में विजेता घोषित होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जिनका अच्छा गया है उनको बधाई हो, लेकिन ज्यादा हवा में ना उड़े, और जिनका खराब हुआ हो उनके साथ सांत्वना है, लेकिन ज्यादा डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है ना। ये गेम बहुत लंबा चलेगा, मैंने आपको शुरू में ही बोला 2-3 टेस्ट तक तो आप कुछ काउंट करो ही मत, असली खेल तो 3 टेस्ट के बाद चालू होगा आपका, है ना। क्योंकि तब तक क्या सिलेबस बहुत कम होता है, तो तब तक छटनी भी हो जाएगी, पता चल जाएगा लास्ट में कि कौन जंग में रहेगा आखिरी तक। चलिए लिख लिया बेटा सबने, ये नोट वाले पॉइंट लिख लो 1 2 3, है ना। पढ़ते रहे, कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहे। दिन में 2-3 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल लें यहाँ से जाने के बाद, कैसे भी, ठीक है। ज्यादा कोई अगर ऐसा सोच के आया हो कि भाई 10 घंटे पढ़ूंगा तभी सिलेक्शन होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आपको बस रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, रेगुलरली पढ़ते रहना है। अब रेगुलरली आप चाहे जितना पढ़ सको उतना पढ़ लो, लेकिन पढ़ना रेगुलर है। और कोशिश ये करें कि आज जो पढ़ाया जा रहा है उसको आज ही जाके रिवाइज कर लें, और उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है। अब ये सारी बातें जो आपके सामने लिखी हुई है, इसको लिखने के बाद ये जो नोट आपने लिखे वो तो ठीक है, इसके बाद एक 4th पॉइंट बना लेना नोट में, स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, लिखेगा जनरली ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जनरली ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जनरली ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, the value of electron gain enthalpy, generally on moving left to right in a period, the value of electron gain enthalpy becomes more and more negative. EA का पॉजिटिव वैल्यू बढ़ता है और डेल्टा HEG का नेगेटिव वैल्यू बढ़ता है। जनरली ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, डेल्टा HEG becomes more and more negative. चले अब आगे बढ़ते हैं। देखो पीरियड के अंदर जो भी बात हमको डिस्कस करनी थी वो यहां पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे बेटा? ग्रुप के बारे में। ध्यान से देखिएगा, ग्रुप की अगर बात की जाए तो ग्रुप में हमको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में बात करना है। एस ब्लॉक में हम लोग केवल बात करेंगे किसकी? ग्रुप नंबर 1 की। और पी ब्लॉक में हम लोग बात करेंगे ग्रुप नंबर 16 और 17 की, क्योंकि एनसीईआरटी में यही दे रखा है तो क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। एक बात समझिए, ग्रुप का ट्रेंड बताइए बेटा। टॉप टू बॉटम जाने पर ग्रुप में हमारे पास जो फैक्टर है वो कौन सा फैक्टर है बेटा? शेल नंबर, या फिर क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। याद करिए, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज के अंदर 2 तरह के ग्रुप पड़े थे, विद कॉन्ट्रैक्शन और विदाउट कॉन्ट्रैक्शन। क्या ग्रुप नंबर 1 विद कॉन्ट्रैक्शन या विदाउट कॉन्ट्रैक्शन? विदाउट कॉन्ट्रैक्शन। ग्रुप नंबर 16, 17 और 18 भी विदाउट कॉन्ट्रैक्शन। मतलब एनसीईआरटी ने आपको ईए का जो क्वेश्चन दे रखा है वो विदाउट कॉन्ट्रैक्शन वाले ग्रुप्स का दे रखा है। तो सबसे पहले टॉप टू बॉटम जाने पर रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम होता जाएगा, और अट्रैक्शन कम होता जाएगा तो आने वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम हो रहा है, मतलब ईए का वैल्यू कम होता जाएगा। ईए कम होगा मतलब ईए का कौन सा वैल्यू कम होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव वाला? पॉजिटिव। ईए जब भी बात होगी पॉजिटिव की बात होगी ना। आपको कभी भी एग्जाम में बोले ईए का ऑर्डर बनाओ, मतलब आपको ईए के पॉजिटिव वैल्यू का ऑर्डर बनाना है। और ईए का पॉजिटिव वैल्यू अगर कम हो रहा है तो इसको अगर मैं डेल्टा एचईजी के टर्म्स में लिखूं तो डेल्टा एचईजी का नेगेटिव वैल्यू, जब ईए का पॉजिटिव कम होगा तो डेल्टा एचईजी का नेगेटिव वैल्यू कम होगा। ये बात ध्यान रखना, डेल्टा एचईजी का नेगेटिव वैल्यू कम होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको एग्जाम में कभी भी आ जाए तो डाउन द ग्रुप जाने पर ईए का पॉजिटिव वैल्यू कम हो रहा है, डेल्टा एचईजी का नेगेटिव वैल्यू कम हो रहा है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर ईए का पॉजिटिव वैल्यू बढ़ता है और डेल्टा एचईजी का नेगेटिव वैल्यू बढ़ता है। अब ध्यान सुनो, ग्रुप 1 देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हो ईए डिक्रीज हो रहा है, ईए का पॉजिटिव वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, या आप बोलोगे कि डेल्टा एचईजी का नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। मुझे बताइए इनमें से मोस्ट नेगेटिव डेल्टा एचईजी किसका होगा? मोस्ट नेगेटिव डेल्टा एचईजी किसका होगा? हाइड्रोजन।
लीस्ट नेगेटिव डेल्टा एचईजी सीजियम, मोस्ट पॉजिटिव ईए हाइड्रोजन, और लीस्ट पॉजिटिव ईए सीजियम। ये तो हो गया ग्रुप 1 की बात। अब आते हैं एस ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक पे। मुझे बताइए, एस ब्लॉक के अंदर मैंने बोला था सेकंड और थर्ड पीरियड में कोई एक्सेप्शन नहीं आता, लेकिन क्या पी ब्लॉक में सेकंड और थर्ड पीरियड में ईए डिक्रीज होने के बजाय उल्टा इंक्रीज हो जाता है? तो हाँ, तो ये आपके पी ब्लॉक के लिए ऑर्डर है। और एग्जाम में अगर ग्रुप का क्वेश्चन आता है तो ये वाला ही क्वेश्चन आता है, 16 वाला, सॉरी 17 वाला है ना। 16 हम फिर भी पढ़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में 16 भी दे रखा, हो सकता है कभी आपके टाइम पे 16 पूछ ले, लेकिन ग्रुप का जब भी क्वेश्चन आता है तो 17 पूछता है जनरली आपसे। एक बात बताओ, जनरल ट्रेंड क्या होता था? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डाउन द ग्रुप जाने पर ईए क्या होना था? डिक्रीज। तो कायदा यह बोलता था कि ऑर्डर ऐसा होना था, कायदा यह बोलता था कि ये ऑर्डर ऐसा होना चाहिए था 16 और 17 में। लेकिन पी ब्लॉक के अंदर सेकेंड और थर्ड पीरियड में क्या आ जाता है बेटा? एक्सेप्शन। और सेकेंड और थर्ड पीरियड में से थर्ड का ईए क्या हो जाएगा? ज्यादा। सेकेंड और थर्ड में थर्ड का ईए क्या हो जाएगा? ज्यादा। अब मुझे बताओ, ये तो इसका ऑर्डर क्या दिख रहा है? फ्लोरीन कम, क्लोरीन ज्यादा, फिर ब्रोमीन कम, फिर आयोडीन कम। एग्जैक्ट ऑर्डर की बात करूं, कायदे से ऑर्डर क्या बनना चाहिए था? फ्लोरीन ज्यादा, क्लोरीन कम, ब्रोमीन कम और आयोडीन उससे कम, ये ऑर्डर बनना चाहिए था कायदे से। लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन का ऑर्डर रिवर्स हो गया। रिवर्स हो गया तो फ्लोरीन और क्लोरीन की जगह बदल दो, तो क्लोरीन हो गया आगे, फिर आ गया फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। किसी भी पीरियड में, किसी भी पीरियड में मैक्सिमम ये किसका है? हेलोजन का। तो मुझे बताइए, सेकेंड पीरियड में मैक्सिमम फ्लोरीन, थर्ड पीरियड में क्लोरीन, फोर्थ पीरियड में ब्रोमीन, फिफ्थ पीरियड में आयोडीन, और सारे हेलोजन में सबसे ज्यादा कौन है? क्लोरीन। इसलिए पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा कौन है? क्लोरीन। ठीक है, अब आते हैं इस ग्रुप 17 के एग्जैक्ट ऑर्डर को याद करने के बाद ध्यान सुनना, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन दोनों का ऑर्डर चेंज हो गया। अगले केस पे आइए। अगला केस क्या है? वो आ रहा है ग्रुप 16 का। ध्यान सुनिएगा, ग्रुप 16 की अगर मैं बात करूं बेटा, ग्रुप 16 की अगर मैं बात करूं, तो ग्रुप 16 में ओल्ड स्टाइल से टी पो, डाउन द ग्रुप जाने पर ये क्या होना था? डिक्रीज होना था, ऐसा ऑर्डर आना चाहिए था। लेकिन सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में इंटरचेंज होता है, तो उस इंटरचेंज की वजह से सल्फर को कहां चला जाना चाहिए? आगे। तो सल्फर तो आगे चला गया, और ऑक्सीजन को, इसकी तरह ऑक्सीजन को यहां आना चाहिए था। लेकिन ऑक्सीजन आपको कहां मिलेगा? लास्ट में। ऑक्सीजन की वैल्यू ऐसी देखी गई है कि ऑक्सीजन अपने ग्रुप में ईए के ऑर्डर में सबसे पीछे मिलता है। यहां पर लिख रहा हूं ये बात को, मिनिमम ईए इन इट्स ग्रुप। पूरे ग्रुप 16 में अगर ऑक्सीजन कभी भी दिख जाए तो ऑक्सीजन अपने ऑर्डर में कहां चला जाएगा बेटा? सबसे पीछे। इसके लिए कोई रीजन नहीं है, इसका रीजन सिर्फ एक है कि इसकी वैल्यू ही ऐसी मिलती है। तो जहां पर रीजन नहीं है किसी चीज का, अननेसेसरी फालतू अपन कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, जो हकीकत है वो माननी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ऑक्सीजन पीछे गया, ये याद रखना है। हालांकि मार्केट में कई लोग इसको समझा देते हैं कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो तोड़ने में टाइम लग जाता है, तो तोड़ने में टाइम लग जाएगा तो पीछे चले जाएगा। तो यहां पर अपन आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, यहाँ इसने कोई बॉन्ड नहीं बना रखा है, और इसलिए जो बॉन्ड बॉन्ड की कहानी सब गलत है। ठीक है, तो इसीलिए अननेसेसरी फालतू के मतलब रीजन कुछ भी बना दो वो गलत है बेटा। ठीक है, ये मिलता है, ऐसा ही मिलता है, और इसलिए आपको इसको याद रखना पड़ेगा। तो ये ऑर्डर, हाँ एग्जाम में मैंने आपको बोल दिया क्वेश्चन आएगा तो किसका आता है बेटा? 17 का। जैसे पीरियड में सेकंड और थर्ड में से मैंने बोला सेकंड पीरियड का क्वेश्चन आता है, वैसे ग्रुप 16 17 में से आज तक तो एग्जाम में 17 पूरा ग्रुप अगर पूछा गया है तो 17 ही पूछा गया, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला ना एनसीईआरटी ने वो जो हमने क्वेश्चन लिखा था अभी फ्लोरीन और क्लोरीन वाला एक्सप्लेनेशन, तो एनसीईआरटी ने इसी को दे रखा, इसीलिए इसी के ऊपर मेनली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। पर 16 आ सकता है, वैल्यू दी है, इसीलिए उसके बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। लिख लें इसको फटाफट। कितने लोग मेस से खाना खाते हो? ऑलमोस्ट सब हॉस्टल वोस्टल वाले? हॉस्टल में कुछ लोगों को हॉस्टल में मिल जाता था, बाकी सब मेस वाले हैं। क्या पीजी में? पीजी में मेस? पीजी वाला ही बना के दे देता है ऐसा? बढ़िया, अच्छी बात।
मतलब हफ्ते में 2 दिन स्पेशल का इंतजार रहता होगा, है ना? 3 दिन, अरे वाह, बढ़ गया मतलब 4 दिन। और हाँ, फिर 2 महीने बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा। पालक, आलू, आलू गाजर मटर, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन सब्जी। चलो बढ़िया, जब तक है तब तक तो स्पेशल में पनीर वनीर बनाते कि नहीं बनाते हैं? बना देते हैं? बोल बोल। ऊँट का दूध रहता है, उसका पनीर बनाते हैं? देख लेना ऊँट का ही रहता हो। अब जब तुम ऊँट तक पहुंच ही गया है तो फिर क्या चार्जेस हो गए मैस के? अब 3,000 के आसपास पहुंच गए होंगे। 4,000? 3 से 4,000 की रेंज में होगा। 4,500 हो गया? ऐसा कौन सा मैस से खाना खाता है तू? लक्ष्मी मैस, मैदे वाली रोटी? कैलीवर मैस चल रही कि बंद हो गई? चल रही है। 2-3 ही मैस ज्यादा फेमस है, वो पंजाबी, एक पंजाबी है, एक कैलीवर है, कैलीवर चल रही है, एक ये लक्ष्मी मैस बता रही है, ये भी अंकल जी मैस। ये भी कौन सी मैस है ये? 5500 है? केवल टिफिन देता है, खाना नहीं देता? अच्छा, मेरे को लगा केवल टिफिन देता तो फिर 5500 में बस टिफिन दे रहा है। खाना नहीं देगा तो फिर क्या मतलब है? अच्छा, मतलब मेस का मतलब घर घर पहुंच सेवा है सिर्फ, है ना? आके नहीं खा सकते ऐसा? वहां ज्यादा खा लेते हैं ये, इसलिए घर पहुंचा दो टिफिन में, इससे ज्यादा क्या खाएगा? ये भी बात सही है। भाभी जी में बढ़िया, स्पेशल का इंतजार रहता होगा तुमको फिर। सही है। हैं? हाँ, बहुत जरूरी है बेटा। अभी वो छोटा ही है, वो क्या है? मैथ्स के बारे में शुरू में आए थे तो ऐसे ही था, बस खाना वाना इधर उधर खाते रहते थे, तो पता है थोड़ा बहुत, बच्चों से भी आइडिया पता चल जाता है। कोटा में सिर्फ पढ़ाने आया था, पढ़ने तो कभी नहीं आया कोटा। हाँ बेटा, खेलते हैं ना, क्या है, खेल नहीं खेल सकते क्या यार ऐसे? भाई सर, भाई सर को जिम की शौक है, हमको क्रिकेट का शौक है। कुछ ना कुछ शौक रहना चाहिए जीवन में ना। हाँ। घर वैसे मैं रहने वाला इंदौर से हूँ बेटा। इंदौर है ना, इंदौर रीवा, होम टाउन रीवा है। स्कूलिंग वगैरह सब इंदौर से हुई है। उसके बाद कौन ये, बढ़िया बढ़िया। और उसके बाद फिर पढ़ा कोटा में रहे, हिंदुस्तान के चक्कर चल रहे हैं। बताया तो, इंदौर से हुई सारी स्कूलिंग वगैरह, कॉलेज इंदौर, आईएएस आईपीएस एकेडमी। ठीक है, चले अब आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया सबने? तो ऑक्सीजन का जो ये है वो अपने ग्रुप में क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ग्रुप के अंदर ग्रुप 1, ग्रुप 17, ग्रुप 16 को समझने के बाद नेक्स्ट टाइप का जो केस आता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको लिखा दिया है। पीरियड में मिनिमम ईए, मैक्सिमम ईए, और पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम ईए किसका होता है। अब बढ़ते हैं आगे। अगले टाइप का जो केस बनता है, ध्यान सुनिएगा। पहला क्वेश्चन बनता था पीरियड का, दूसरा क्वेश्चन बनता था ग्रुप का, तीसरा और चौथा जो टाइप होता है, ये कौन सा बनता है बेटा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ
तो आइए इसके ऊपर अब बात कर रहे हैं। पहला वाला क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। हेडिंग डाल ले कंपेयर EA फॉर, और पहला वाला जो क्वेश्चन है उसको लिख ले O2 माइनस O माइनस O प्लस O2 प्लस O2 माइनस O माइनस O प्लस O प्लस 2। क्या इस चार्ज वाले केस को देखकर दिमाग में इतनी बत्ती जल जाती है बेटा कि या तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा या फिर ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट होगा? अब मुझे बताइए आइसो इलेक्ट्रॉनिक और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना होता है बेटा? जेड इफेक्टिव। तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग किससे सॉल्व करेंगे बेटा? जेड इफेक्टिव से। मुझे बताइए जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, एंड इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EA। अब एक बात बताओ, इसमें अगर मैं फर्स्ट वाले केस की बात करूं तो पहले तो एक तरफ एक्सट्रीम नेगेटिव और एक तरफ एक्सट्रीम पॉजिटिव। क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगा मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन का एडिशन क्या हो जाएगा? आसान। अच्छा मुझे बताओ, जो एनायन है अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड होगा या मुश्किल से? इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? रिपल्शन। तो रिपल्शन को ओवरकम करके इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, तो ये प्रोसेस कैसी रहेंगी? एंडो। और क्या केटायन खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अरे प्लस और माइनस में क्या होना चाहिए? अट्रैक्शन। ना हो तो डॉक्टर पास जाना पड़ेगा। तो ये एक्सो, ठीक है। तो इसमें से ये मोस्ट एक्सोथर्मिक होगा, जबरदस्त एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, और ये मोस्ट एंडोथर्मिक होगा। अब आते हैं सेकंड थर्ड फोर्थ पे। ये तो अपन ने केस नंबर 3 या 4 में से मैंने एक केस बता दिया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन या पूछेगा नहीं, पूछे तो भी आपको समझ में आ चुका है किससे सॉल्व करना है बेटा? जेड इफेक्टिव से। अब आते हैं केस नंबर 5 पे, ध्यान सुनना। केस नंबर 5 का जो क्वेश्चन बनता है ना, वो कौन सा बनता है बेटा? दो एडजेसेंट पीरियड और दो एडजेसेंट ग्रुप। ये वाले केसेस 2 एडजेसेंट पीरियड एंड 2 एडजेसेंट ग्रुप के केस आपको दे रखे हैं, ठीक है। जरा ध्यान से देख लें एलिमेंट्स को, और एलिमेंट्स को देखकर अब मेरे बताने से पहले आपको पता चल जाना चाहिए कि ये 2 एडजेसेंट पीरियड और 2 एडजेसेंट ग्रुप का केस है या नहीं है, क्योंकि यही क्वेश्चन अपन ने रेडियस में करे, यही IE में करे, यही EA में करे, और EN में भी यही क्वेश्चन आपको दिखेंगे। अच्छा मुझे बताइए, इसमें से जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है उसको जरा ध्यान से देखिए। कौन कौन सा ग्रुप है बेटा? ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17, और पीरियड कौन कौन सा होगा बेटा? सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड। यहां पर आ रहा है ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन, और इनका हमें क्या बनाना है बेटा? EA का ऑर्डर। अब जरा ध्यान सुनना, जब हमने 2 एडजेसेंट पीरियड 2 एडजेसेंट ग्रुप का क्वेश्चन रेडियस में पढ़ा था तो हमने फैक्टर लगाया था शेल नंबर। कौन सा फैक्टर? जब हमने इसको IE में पढ़ा तो भी हमने कॉन्सेप्ट कौन सा लगाया? शेल नंबर। लेकिन जब EA में ये क्वेश्चन आता है ना, तो EA में शेल नंबर नहीं लगेगा, कॉन्सेप्ट चेंज होगा। अब वो क्या कॉन्सेप्ट होगा? पहले नोट बना के लिखिएगा। पहला वाला ऑर्डर तो लिख लो, सेकंड वाले के पहले या बाजू में नोट बना लेना है ना। सेकंड वाले के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों इसी से सॉल्व होंगे। तो स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, नोट बना के लिख लेना। फॉर एलिमेंट्स ऑफ 2 एडजेसेंट पीरियड एंड 2 एडजेसेंट ग्रुप, for elements of 2 adjacent period and 2 adjacent group, for elements of 2 adjacent period and 2 adjacent group of P block use अब यहां तक लिखने के बाद लिखो शुद्ध भाषा में, हिंदी में क्या लिखना है सुनो ध्यान से। मुझे बताओ एक बात बताओ, इधर देखो, ध्यान से देखना बेटा। इनका कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो क्या? ग्रुप 17 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NP5, और इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NP4। कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन क्यों कर रहा है? इनर्ट गैस बनने के लिए। मुझे बताइए, इसे इनर्ट गैस बनना है तो इसे NP5 से क्या बनना है? NP6, और इसे NP4 से क्या बनना है? NP6। इनर्ट गैस बनना है ना। तो इसे इनर्ट गैस बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। और इन्हें कितने चाहिए? 2। इन्हें कितने चाहिए? 1। इन्हें कितने चाहिए? 2। ध्यान सुनना, 17 वाला कौन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 16 वाला कौन है बेटा? ओल्ड स्टाइल से टीपो। 15 वाला कौन है बेटा? नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो। 14 वाला कौन है बेटा? काशी गए संत प्रभु। ठीक है, ध्यान सुनते जाना मेरी बात को। इन्हें इनर्ट गैस बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। इन्हें कितना चाहिए? 2। इन्हें कितना चाहिए? 3। इन्हें कितना चाहिए? 4। जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए, यहां शेल नंबर काम नहीं आएगा,
जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं? जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ईए ज्यादा होगा, और जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ईए ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना, इनर्ट ईए के क्वेश्चन में शेल नंबर काम नहीं आता है। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचने के लिए किसका रिक्वायरमेंट? कम इलेक्ट्रॉन का। वो जल्दी पहुंचेगा वहां, और जल्दी पहुंचेगा मतलब वो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या दिखाएगा? ज्यादा अट्रैक्शन। मुझे बताइए, इसे इनर्ट गैस बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक। इसे कितना चाहिए? दो। जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ईए क्या हो जाएगा? ज्यादा। इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इन दोनों को दो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। जिसे कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ईए ज्यादा, जिसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ईए कम। मतलब अगर एग्जाम में ये पूछे और ये पूछे आयोडीन, तो बेटा आयोडीन का ईए क्या रहेगा? ज्यादा, क्योंकि इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसे इनर्ट गैस बनने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। जरूरी नहीं कि यही हो, यहां 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 कैसा भी एलिमेंट उठा लो, रैंडम भी उठा लो। केस नंबर 5 ये है। केस नंबर 6 कौन सा आएगा? रैंडम। रैंडम में भी यही बात काम में आएगी कि अगर इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ईए ज्यादा, और इनर्ट गैस बनने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ईए कम। लेकिन इसके साथ एक बात का और ध्यान रखना है कि जहां एक्सचेंज होता है ना, वहां एक्सचेंज जरूर होगा। अब एक्सचेंज कहां होता है? S1 P1 और P2 P3। मुझे बताइए, क्या P4 P5 में ईए में कोई एक्सचेंज होता है क्या? नहीं। तो यहां अपना काम चल जाएगा। जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ईए ज्यादा। अच्छा मुझे बताओ, इन दोनों को देखो। अब ये ऑर्डर तो पता चल गया कि ऑक्सीजन और सल्फर पीछे आएंगे और फ्लोरीन और क्लोरीन आगे आएंगे। ये तो अपन ने एक इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन से कर लिया। अब बताओ, फ्लोरीन और क्लोरीन का ऑर्डर क्या ये सेम ग्रुप के हैं कि नहीं है बेटा? है। और डाउन द ग्रुप जाने पर ईए कम होता है। लेकिन क्या ये पी ब्लॉक के सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट है कि नहीं है बेटा? है। और पी ब्लॉक के सेकंड और थर्ड पीरियड में आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था वो केस, ये वाला यहां पर। और इसी के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली आपसे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेकंड और थर्ड में से थर्ड का ईए ज्यादा, सेकंड और थर्ड पी ब्लॉक में थर्ड का ईए ज्यादा। तो मुझे बताइए, फ्लोरीन क्लोरीन में ज्यादा कौन है? क्लोरीन। और ऑक्सीजन सल्फर में ज्यादा कौन है? सल्फर। ये ऑर्डर बन के आ जाएगा। ध्यान से देखते जाइए, समझते जाइए। केस नंबर थर्ड पे आता हूं। थर्ड वाला केस देखिए कौन कौन दे रखा है। एनपीओएस, ग्रुप 15, ग्रुप 16, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड आपको दिया हुआ है। ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया फास्फोरस, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया सल्फर। जरा ध्यान से देखिएगा। मुझे बताइए, इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? NP4। इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NP3। क्या ईए में P4 और P3 में कोई एक्सचेंज होता है क्या? नहीं। मुझे बताइए, इसे इनर्ट गैस P6 बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो। इसे कितने चाहिए? तीन। जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उनका ईए ज्यादा। और इसमें डाउन द ग्रुप जाने पर पी ब्लॉक में सेकंड और थर्ड में थर्ड का ज्यादा, सेकंड और थर्ड में थर्ड का ज्यादा। अब मुझे बताओ ऑर्डर क्या बन गया? NPOS। ये ऑर्डर बन के आ गया। और इस ऑर्डर को आप ऐसे भी कर सकते थे। एक और बात ध्यान सुनो, छोटी छोटी बातें हैं। क्या इन चारों में आपको ये पता है कि क्लोरीन का ईए तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होता है? तो मान लो आपको ये ऑर्डर नहीं भी आता था और चार ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन होता जहां क्लोरीन मैक्सिमम पे होता, तो आपको और किसी चीज की जरूरत थी ही नहीं, सिर्फ आप उसको टिक करके आ सकते थे। अच्छा मुझे बताओ, इन चारों को देखो, इन चारों में देख के क्या दिमाग चलता है? कुछ याद आ रहा है क्या सर? हाँ, एंडो और एक्सो। क्या है? ईए का जब भी क्वेश्चन है हमेशा एंडो और एक्सो छाटो पहले। एंडो हमेशा ऑर्डर में पीछे, एक्सो हमेशा ऑर्डर में आगे। इसमें तो सारे एक्सो हैं तो इसमें एंडो नहीं है। इनमें से एंडो कौन है? नाइट्रोजन। एंडो हमेशा ऑर्डर में पीछे और एक्सो हमेशा ऑर्डर में आगे। मान लो एक ही ऑप्शन ऐसा होता जहां नाइट्रोजन पीछे था तो सीधे उसको टिक करके आना था। अगले वाले क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से। कोई है इसमें? कौन है? नाइट्रोजन। पीछे जाएगा कि आगे जाएगा? पीछे, क्योंकि एंडो है बेटा। ध्यान सुनना और समझना इस क्वेश्चन को, वरना इसमें गलती कर सकते हैं आप। ग्रुप 14 और ग्रुप 15, इसका कॉन्फ़िगरेशन है P2, इसका कॉन्फ़िगरेशन है P3। बेटा एलिमेंट बताइए सेकंड पीरियड और कौन से पीरियड के? थर्ड। और यहां पर एलिमेंट आ रहा है कार्बन, यहां आ रहा है सिलिकॉन, यहां आ रहा है नाइट्रोजन, यहां आ रहा है फास्फोरस। मुझे बताइए, इसे इनर्ट गैस बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तीन। और इसे कितने चाहिए? चार। जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ईए क्या होगा? ज्यादा। तो बताइए, इनमें से ज्यादा ईए किसका होना चाहिए? नाइट्रोजन और फास्फोरस का? नहीं। क्यों? एक्सचेंज। यहां अगर आप ये करके आ गए तो अगले साल यही पाए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, P2 P3 में क्या होता है? एक्सचेंज होता है। ये लिखना है आपको ना क्वेश्चन लिखते वक्त।
एक्सचेंज होगा, और इसीलिए यहां पर इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन वाला लॉजिक काम नहीं आएगा, क्योंकि जहां एक्सचेंज होता है वहां एक्सचेंज होगा ही होगा। अब मुझे बताओ, सेकंड और थर्ड पीरियड में थर्ड ज्यादा, सेकंड और थर्ड में थर्ड ज्यादा, बताइए ये दोनों ज्यादा पे हैं, ये दोनों कम पे हैं, तो इनमें सबसे कम कौन है? नाइट्रोजन, उससे ज्यादा फास्फोरस, उससे ज्यादा कार्बन, उससे ज्यादा सिलिकॉन। ये ऑर्डर किसका आ जाएगा बेटा? ईए का। नोट डाउन कर लीजिए इसे। क्या नोट में लिख लो ना, जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ईए ज्यादा होगा। जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ईए ज्यादा होगा। जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ईए ज्यादा होगा। जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ईए ज्यादा होगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन जब लिखोगे तो क्लियरली लिख लेना, P2 P3 में एक्सचेंज होगा। तो बोल, रिजल्ट कब तक आएगा? आ जाएगा एक टेंटेटिव रिजल्ट आता है, फिर जैसे जैसे आंसर की में जैसे एक में करेक्शन आ गया तो उसके हिसाब से फिर प्रोसेस रिजल्ट बनता है। चले बेटा ना, अब ये सारे जो क्वेश्चंस है इसमें आपको बोल दिया ऑलरेडी, फोर्थ नंबर वाला जब आप लिख रहे हैं तो इसको लिख लेना है ना बेटा, P2 और P3 में एक्सचेंज होगा, ताकि बाद में जब पढ़े तो क्लियर रहे। क्योंकि फिर वहां पर आपको दिक्कत आएगी कि सर इनर्ट गैस के लिए तो इसको कम इलेक्ट्रॉन चाहिए थे तो इसका ये ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अपने को ये पता होना चाहिए जहां एक्सचेंज होना है वहां एक्सचेंज जरूर होगा। P2 P3 में क्या हो जाता है बेटा? एक्सचेंज हो जाता है। कलियर? नोट डाउन सबने? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और क्या क्वेश्चंस इसके ऊपर फ्रेम हो सकते हैं उसको देखते हैं। देखिए ध्यान से, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल। नोट डाउन करिए इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, बताइए आंसर क्या हो जाएगा? सोचिए, इमेजिन करिए, दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है? सोचो सोचो सोचो, इमेजिन करने की कोशिश करो, भले गलत हो रहा है पर करे, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि एग्जाम में अगर एकदम से कोई क्वेश्चन आए तो अपन अप्रोच कहां तक ले जा सकते हैं। क्या होगा आंसर? लास्ट ऑप्शन। क्या बात समझ में आ रही है? क्यों हो रहा है? ऑड वन आउट। पहला, बचपन में अपन सीखते चार चित्र दे देते, तीन एक जैसे होते, चौथा अलग होता, वो आंसर होता है। इसमें से तीन एक्सो है और एक एंडो है। ध्यान सुनना,
मुझे बताइए ये जो O माइनस बना है ये कैसे बना होगा? O से O माइनस बना होगा। अगला वाला बताइए कौन है बेटा? C माइनस कैसे बना होगा? C पे एक इलेक्ट्रॉन जोड़कर। B माइनस कैसे बना होगा? बोरॉन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़कर। और B माइनस कैसे बना होगा? बेरिलियम में एक इलेक्ट्रॉन जोड़कर। आप जानते हैं ग्रुप 2, ग्रुप 18 और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन जुड़ने का प्रोसेस कैसा होता है बेटा? एंडो। और बाकी सब में पहला इलेक्ट्रॉन जुड़ने का प्रोसेस कैसा होता है? एक्सो। एंडो हो गया मतलब इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है, और एनर्जी आ जाने से स्टेबिलिटी कम होती है। जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, और जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। और या फिर आप चाहें तो इसे कॉन्फ़िगरेशन से भी समझ सकते हैं कि बेटा इसका कॉन्फ़िगरेशन पहले क्या होना था? 2s2, और 2s2 से 2p1 बन रहा है, मतलब ये अनस्टेबल की तरफ जा रहा है। बाकी सब तो पहले से अनस्टेबल थे, तो उसमें कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है, ठीक है। बट एक्चुअल रीजन इज एंडो एंड एक्सो। एंडो आने का मतलब है एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है तो कभी भी ऐसी बात होगी ना, स्टेबिलिटी कब बढ़ती है? जब खुद की एनर्जी कम। अपने अंदर जब खूब एनर्जी होती है तो अपन एक जगह नहीं टिकते, अपन कभी इधर कूदते हैं कभी उधर कूदते हैं ना। लेकिन जिस दिन अपने अंदर एनर्जी कम उस दिन स्टेबिलिटी ज्यादा। तो जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, और जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। Second, electron gain enthalpy of oxygen and sulfur are respectively. Second, electron gain enthalpy of oxygen and sulfur are respectively. क्या यहां पर दो ऑप्शन छाट पा रहे हैं? कौन से दो ऑप्शन? पॉजिटिव वाले रखना है कि हटाना है? हटाना है। इन दोनों में से कोई होगा। अरे भाई, ऑक्सीजन है और सल्फर है, ध्यान सुनो। ऑक्सीजन और सल्फर है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। कौन सी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात हो रही? सेकेंड। बेटा दूसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ने का प्रोसेस हमेशा एंडो होता है। कैसा होता है? तो एंडो होता है तो डेल्टा एच का साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव ही तो आएगा। तो किसी भी एलिमेंट के लिए सेकेंड डेल्टा एच का साइन हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे वो कोई भी ऑक्सीजन और सल्फर कोई भी हो। तो बेटा पॉजिटिव वाला तो आएगा, नेगेटिव वाला हटेगा। हम डेल्टा एच की बात कर रहे हैं, हम ये की बात नहीं कर रहे हैं। और डेल्टा एच का साइन डिपेंड करता है कि एंडो या एक्सो है, और सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा एंडोथर्मिक होगा, इसलिए साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो या तो पहला सही होगा या तीसरा सही होगा। पहला तो स्टेप ये है, दो स्टेप में ये कंप्लीट होगा, ठीक है ना। पहले काम करें, आप यहां पर एक पॉइंट लिखेंगे। इधर मैं एक और चीज बता दूं आपको, इसके ईए का ऑर्डर बता सकते हो क्या? किसका ज्यादा होगा? सल्फर का। क्यों? सेकंड और थर्ड पे। इसमें किसका ज्यादा होगा? अब बताओ आंसर। करेक्ट आंसर इज, बताओ। क्या मतलब हो? ध्यान सुनो, इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो, इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो। मैंने क्या बोला? इसमें इलेक्ट्रॉन का जुड़ना आसान है, ये प्रोसेस इजी है, ये प्रोसेस डिफिकल्ट है। और आपको इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए एनर्जी बाहर से देनी पड़ रही है। अगर किसी में इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ रहा है तो बाहर से एनर्जी कम लगानी पड़ेगी, और किसी में इलेक्ट्रॉन मुश्किल से जुड़ रहा है तो बाहर से एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। इसलिए आंसर ये होगा। पहले काम करें, स्टेटमेंट में लिखा दे रहा हूं मैं आपको, ताकि आप बाद में पढ़े तो इसका है ना मीनिंग आपको समझ में आए। स्टेटमेंट लिख लेना, आंसर तो सी हो जाएगा, लेकिन उसका रीजन लिखा दे रहा हूं। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखेगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर will be endothermic. Second electron gain enthalpy of oxygen and sulfur will be endothermic. Hence delta H equal to positive.
हेंस डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव। ये तो पहला स्टेप हो गया कि आंसर पॉजिटिव वाला आएगा, और फिर लाइन चेंज करके लिखे एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, addition of second electron is easier in sulfur. Addition of second electron is easier in sulfur. Hence the amount of energy required, hence the amount of energy required will be less. The addition of second electron will be easier in sulfur. Hence the amount of required energy will be less. सेकेंड इलेक्ट्रॉन का जुड़ना सल्फर में आसान है, और आसान काम को हम लोग जबरदस्ती करवा रहे हैं ना बेसिकली, तो इसमें जबरदस्ती कम करनी पड़ेगी, मतलब इसमें एनर्जी कम लगानी पड़ेगी और इसमें एनर्जी क्या लगानी पड़ेगी, ज्यादा। ऑर्डर आपके सामने नोट डाउन कर ले, इसके आगे से डिस्कशन कल स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। चले, गुड नाइट। और अंकल में भाभी में जहां भी खाना खाना है जाके खाइए, मस्त रहिए। राधे राधे बेटे, राधे राधे।